नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम आंचल श्रीवास्तव है और आप सभी लोग इस वक्त देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव। खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। नई दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोकसभा में वंदे मातरम के नारों के बीच पहुंचे, जहां वो वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर होने वाली चर्चा का नेतृत्व कर रहे थे। सदन में पहुंचकर पीएम मोदी ने कहा कि वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि एक ऐसा मंत्र है जिसने आजादी की लड़ाई को ऊर्जा, हिम्मत और बलिदान का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए गर्व का पल है कि हम इसके 150 साल पूरे होते देख रहे हैं। पीएम मोदी ने याद दिलाया कि हाल ही में संविधान के 75 साल पूरे हुए देश सरदार पटेल और बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मना रहा है और गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहादत दिवस पर भी देश ने उन्हें नमन किया है। अब वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने का एक और ऐतिहासिक क्षण भी हम सब देख रहे हैं। मैं आपका और सदन के सभी माननीय सदस्यों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि हमने इस महत्वपूर्ण अवसर पर एक सामूहिक चर्चा का रास्ता चुना है। जिस मंत्र ने, जिस जयघोष ने देश की आजादी के आंदोलन को ऊर्जा दी थी, प्रेरणा दी थी, त्याग और तपस्या का मार्ग दिखाया था, उस वंदे मातरम का पुण्य स्मरण करना इस सदन में हम सबका ये बहुत बड़ा सौभाग्य है और हमारे लिए गर्व की बात है कि वंदे मातरम के 150 वर्ष निमित्त इस ऐतिहासिक अवसर के हम साक्षी बन रहे हैं। वंदे मातरम 150 वर्ष की यात्रा अनेक पड़ावों से गुजरी है, लेकिन आदरणीय अध्यक्ष जी, वंदे मातरम का जब 50 वर्ष हुए तब देश गुलामी में जीने के लिए मजबूर था और वंदे मातरम के 100 साल हुए तब देश आपातकाल की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। पक्ष प्रतिपक्ष नहीं है, क्योंकि हम सब यहां जो बैठे हैं एक्चुअली हमारे लिए रण स्वीकार करने का अवसर है कि जिस वंदे मातरम के कारण लक्षावधि लोग आजादी का आंदोलन चला रहे थे और उसी का परिणाम है कि आज हम सब यहां बैठे हैं। और इसलिए हम सभी सांसदों के लिए, हम सभी जनप्रतिनिधियों के लिए वंदे मातरम के रण स्वीकार करने का ये पावन पर्व है। और इससे हम प्रेरणा लेकर के वंदे मातरम की जिस भावना ने देश की आजादी का जंग लड़ा, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम पूरा देश एक स्वर से वंदे मातरम बोल के आगे बढ़ा। फिर से एक बार अवसर है कि आओ हम सब मिलके चले, देश को साथ लेके चले। वंदे मातरम ये सिर्फ केवल राजनीतिक आजादी की लड़ाई का मंत्र नहीं था। सिर्फ हम अंग्रेज जाए और हम खड़े हो जाए, अपने राह पर चले, इतने मात्र तक वंदे मातरम प्रेरित नहीं करता था, उससे कहीं आगे था। आजादी की लड़ाई इस मातृभूमि को मुक्त कराने का भी जंग था। अपनी मां भारती को
उन बेड़ियों से मुक्ति दिलाने का एक पवित्र जंग था। जब वंदे मातरम की रचना की तो स्वाभाविक ही वो स्वतंत्रता आंदोलन का स्वर बन गया। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, वंदे मातरम हर भारतीय का संकल्प बन गया। इसलिए वंदे मातरम की स्तुति में लिखा गया था, मातृभूमि स्वतंत्रता की वेदिका पर मदोमय, मातृभूमि स्वतंत्रता की वेदिका पर मोदमय, स्वार्थ का बलिदान है यह शब्द है वंदे मातरम। अंग्रेज समझ चुके थे कि 1857 के बाद लंबे समय तक भारत में टिकना उनके लिए मुश्किल लग रहा था। और जिस प्रकार से वो अपने सपने लेकर के आए थे, तब उनको लगा कि जब तक भारत को बांटेंगे नहीं, जब तक भारत को टुकड़ों में नहीं बांटेंगे, भारत में ही लोगों को एक दूसरे से लड़ाएंगे नहीं, तब तक यहां राज करना मुश्किल है। और अंग्रेजों ने बांटो और राज करो इस रास्ते को चुना और उन्होंने बंगाल को इसकी प्रयोगशाला बनाया, क्योंकि अंग्रेज भी जानते थे वो एक वक्त था जब बंगाल का बौद्धिक सामर्थ्य देश को दिशा देता था। राजस्थान में जयपुर में हलचल उस समय बढ़ गई जब राजस्थान हाई कोर्ट को एक ईमेल के जरिए बम की धमकी मिली। धमकी मिलते ही कोर्ट परिसर को तुरंत खाली कराया गया और पुलिस ने इलाके को चारों तरफ से घेर लिया। बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वाड, एटीएस और बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स वहां मौके पर पहुंच गई और हर कमरे, हर कोने में गहन जांच की जा रही है ताकि किसी भी संभावित खतरे को रोका जा सके। अधिकारियों का कहना है कि धमकी की सच्चाई का पता लगाया जा रहा है और ईमेल भेजने वाले की तलाश भी तेज कर दी गई है। फिलहाल पूरे कोर्ट परिसर में सुरक्षा बेहद सख्त और किसी को भी बिना जांच अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। देहरादून में मुख्यमंत्री गेम चेंजर योजना के तहत शुरू की गई भारत दर्शन शैक्षिक भ्रमण 2025 का आज शुभारंभ हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा के 240 मेधावी विद्यार्थियों को दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया है। यात्रा को रवाना करने से पहले सीएम धामी ने बच्चों के बीच पहुंचे और उन्हें संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की यह अनूठी पहल मेधावी विद्यार्थियों को देश के विभिन्न राज्यों में मौजूद ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक महत्व वाले स्थलों का अनुभव प्रदान करेगी। ये भ्रमण छात्रों को भारत की विविधता को नजदीक से समझने और नए अवसरों को सीखने और व्यापक दृष्टिकोण विकसित करने का अवसर देगा। दो 2024 से ये नवाचार का कार्यक्रम हमने शुरू किया है हमारे राज्य के शिक्षा विभाग ने कि बच्चे शैक्षिक भ्रमण पर जाएंगे और बहुत सारे जो हमारे केंद्र हैं, अंतरिक्ष के स्थान हैं, वैज्ञानिक संस्थान हैं, उन सभी संस्थानों का और अलग अलग राज्यों का, वहाँ के प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करेंगे। इससे उनको बहुत सीखने को भी मिलेगा, उनका अच्छा एक्सपोजर होगा, अच्छा अनुभव मिलेगा। और चूंकि ये बच्चे सब हमारे मेधावी हैं और अपने अपने क्षेत्रों के टॉपर 240 बच्चे जा रहे हैं और ये आने वाले समय में हमारे अन्य बच्चों के लिए भी एक रोल मॉडल की तरह, जो बच्चे इनसे छोटी क्लासों में हैं, कि ऐसे भ्रमण पर जाकर ये अपने अनुभव बताएंगे, अपने संस्मरण बताएंगे, जो इन्होंने सीखा है वो बताएंगे।
तो भी प्रेरित होकर अच्छी पढ़ाई लिखाई के लिए प्रेरित होंगे, जीवन में और अच्छा करने के लिए आगे आएंगे। मैं इन सभी बच्चों को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि इनका ये भ्रमण निश्चित रूप से इनके जीवन को बहुत आगे ले जाने का काम करेगा, जीवन की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम करेगा। उत्तराखंड के जो 240 टॉपर बच्चे हैं उनको आज पूरे भारत दर्शन के लिए हमने शैक्षिक यात्रा पे भेजा है और ये पूरे देश के 8 प्रदेशों में जाने वाले हैं और वहाँ पे ये IIT में जाएंगे, NIT में जाएंगे और जो साइंस इंस्टीट्यूट है वहाँ देख के आएंगे। और मैं कह सकता हूँ ये देश का पहला राज्य है जो कि अपने टॉपर बच्चों को इस व्यवस्था के तहत बाहर भेज रहा है और हमने ये भी कहा है कि अगले साल में 1000 बच्चों को भेजेंगे। पाली के अरावली जिले के तलहटी में स्थित दूसरी उप जिला अस्पताल में चिकित्सकों की भारी कमी के कारण मरीजों को इलाज में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल में स्वीकृत 82 पदों में से 36 खाली हैं और चिकित्सकों के 30 पदों में से केवल 2 ही कार्यरत हैं। आज सैकड़ों ग्रामवासी अस्पताल परिसर में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। उनका कहना है कि 15 दिन पहले जिला कलेक्ट्रेट को समस्या से अवगत कराया गया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों की मांग है कि जल्द से जल्द पर्याप्त स्टाफ और चिकित्सक तैनात किए जाएं ताकि अस्पताल में इलाज सुचारू रूप से चल सके, मरीजें विशेषकर गर्भवती महिलाओं को सुविधा मिल सके। भरतपुर के बयाना में एसीबी टीम ने रिश्वत लेते हल्का पटवारी को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। करौली एसीबी के इंस्पेक्टर जगदीश भारद्वाज के नेतृत्व में की गई कार्रवाई में हल्का पटवारी अखिलेश मीणा को विरासत का दाखिला खोलने के एवज में 5000 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप किया गया है। मौके पर ही पटवारी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पाली के जेतपुरा गांव में श्री 1008 बाबूनाथ महाराज का जीवित भंडारा भव्य तरीके से आयोजित हुआ। प्रदेश और जिले के कोने कोने से समाज बंधु कार्यक्रम में शामिल हुए, और महंत 1008 बाबूनाथ महाराज के नेतृत्व में भव्य वरगोड़ा जुलूस निकाला गया और साधु संतों का श्रीफल एवं साल से सम्मान किया गया। हजारों ग्रामीणों ने इस ऐतिहासिक भंडारे में भाग लिया और महाप्रसादी ग्रहण कर आशीर्वाद भी लिया। मारवाड़ जंक्शन तहसील कार्यालय पर नवनियुक्ति तहसीलदार शिवजी राम बावरी का आज बावरी समाज ने भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर समाज के बंधुओं ने माला और साफा पहनाकर उन्हें सम्मानित किया और मिठाई बांटी कर मुंह उनका मीठा कराया। मिठाई के साथ उनका मुंह मीठा कराया गया। स्वागत समारोह में मारवाड़ जंक्शन विधानसभा क्षेत्र के सैकड़ों बावरी समाज के लोग वहां शामिल हुए, जिन्होंने तहसीलदार के प्रति अपने स्नेह और आभार का इजहार किया। नवनियुक्त तहसीलदार शिवजी राम बावरी ने सम्मान और प्यार के लिए समाज बंधुओं का धन्यवाद किया और कहा कि वो अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन करेंगे। कार्यक्रम में समुदाय और प्रशासन के बीच सौहार्द और सहयोग की भावना देखने को मिली और ये आयोजन समाज में एकजुटता और परंपराओं के पालन का उदाहरण बनकर सामने आया। पाली जिले के दूसरी थाना क्षेत्र के नारलोई में एक दुखद घटना सामने आई है। खेत में सरसों की फसल की सिंचाई कर रहे किसान चेला राम पर जंगली सुअर ने अचानक हमला कर दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। अस्पताल जो आसपास के खेतों में काम कर रहे लोग थे वो तुरंत भागकर आए और उन्हें तुरंत चिकित्सा अस्पताल में मोर्चरी में रखा गया। उत्खंड अधिकारी और वन विभाग के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की समीक्षा कर रहे हैं। मृतक परिवार को उचित मुआवजे का आश्वासन भी दिया जा रहा है। पोस्टमार्टम के बाद आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये कि कल 3:30 बजे के आसपास चेला राम जी, चैना जी, जड़वा चौधरी निवासी नारलई अपने बेरे भाटवाला पे सरसों की खेती को पानी पिला रहे थे, मतलब कृषि कार्य कर रहे थे। उस दरमियान अचानक एक जंगली सुअर आया जो चेला राम जी के ऊपर हमला किया। हमला करने के दौरान चेला राम जी को मौके पे ही उनकी डेथ हो गई। तो ये जंगली आवारा जो जंगली सुअर है, ये इस एरिया में इनका आए दिन इनका बहुत ही आतंक है।
आज पूरे नारले के जितने भी काश्तकार हैं वो पूरे डरे हुए अपने बेरे पे नहीं जा रहे हैं। और ये सरेआम दिन में ये काश्तकार को मतलब उन्होंने जंगली सुअर ने मार दिया। तो रात को तो काश्तकार अपने खेत की रखवाली भी नहीं कर सकते हैं। तो मेरा निवेदन है फॉरेस्ट विभाग से कि ये जो जंगली सुअर है इनके जो भी इनके बंदोबस्त कराए और काश्तकारों को मतलब इनका रिलीफ पहुँचाए, क्योंकि आए दिन ये घटना बढ़ती जा रही है और काश्तकार अपने फसल की रखवाली भी नहीं कर पा रहे। ये कि कल 3:30 बजे के आसपास छेलाराम जी, छैना जी, जड़वा चौधरी निवासी नारलई अपने बेरे भाटवाला पे सरसों की खेती को पानी पिला रहे थे, मतलब कृषि कार्य कर रहे थे। उस दरमियान अचानक एक जंगली सुअर आया जो छेलाराम जी के ऊपर हमला किया। हमला करने के दौरान छेलाराम जी को मौके पे ही उनकी डेथ हो गई। तो ये जंगली आवारा जो जंगली सुअर है। उदयपुर वाटी कस्बे में स्थानीय ग्रामीणों ने सड़क की बदहाल स्थिति को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया है। सरपंच प्रतिनिधि अस्करण गुर्जर के नेतृत्व में ग्रामीणों ने शांक भरी मार्ग पर सड़क की मरम्मत की मांग करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के पुतले फूके। ग्रामीणों ने बताया कि 8 महीने ने पहले दिया कुमारी ने सड़क जल्द बनवाने का आश्वासन उनको दिया था, लेकिन अब तक सड़क जर्जर हालत में है। टूटी सड़क के कारण न केवल स्थानीय लोगों को परेशानी हो रही है, बल्कि शांक भरी माता के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं और वीआईपी जो अवगत लोग हैं उनको भी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग की है। पाली में जिले के अलग अलग क्षेत्रों में पहुंचे मिरासी समाज के सैकड़ों समाजजन आज जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे हैं। यहां उन्होंने राज्य सरकार के नाम ज्ञापन सौंपकर एसआईआर पुनरीक्षण अभियान में मिरासी समाज के वंचित लोगों के नाम मतदाता सूची में जोड़ने की मांग उठाई है। समाजजनों ने बताया कि मिरासी और देवासी समाज घुमंत समुदाय है जो एक ही स्थान पर स्थायी रूप में नहीं रहता है, इसी कारण उनका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाता। ज्ञापन में मांग की गई है कि पुनरीक्षण अभियान में मिरासी समाज के लिए अलग से व्यवस्था बनाई जाए ताकि वंचित परिवारों को मतदाता सूची में शामिल कर स्थगित दिया जा सके। इस दौरान पाली जिले के विभिन्न इलाकों में आए समाज के अनेक लोग वहां मौजूद रहे। ऋषिकेश में चंद्रभागा नदी किनारे अवैध झुग्गियां हटाने के बाद अब नगर निगम की 60 टीमें बड़े स्तर पर सफाई अभियान में जुट गई हैं। 2 दिन पहले हुई कार्रवाई के बाद नदी तट पर काफी मात्रा में कचरा जमा मिला था, जिसे गंगा में बहने से रोकने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉलियों की मदद से डंपिंग ग्राउंड भेजा जा रहा था। नगर आयुक्त गोपाल राम बिनवाल के निर्देश पर चलाए जा रहे इस अभियान में सफाई कर्मचारी पूरी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं और मौके पर मौजूद सफाई निरीक्षक अभिषेक मल्होत्रा ने बताया कि लोगों को नदी किनारे कचरा न डालने की सख्त हिदायत दी जा रही है। साथ ही निगरानी भी बढ़ाई जा रही है ताकि ऐसा करते हैं लोग उनको पकड़े जाने पर जुर्माना भी लगाया जा सके। लगातार नदियों में शहर में लगातार नगर आयुक्त महोदय के आदेश के क्रम में लगातार सफाई अभियान चल रहा है। आज भी हम उसके क्रम में चंद्रभागा नदी में हैं, जहां पर कई टीमों को टुकड़ों में बांट के पूरी नदी में सफाई अभियान चलाया जा रहा है और ये लगातार जारी है, जिसके क्रम में आज त्रिवेणी घाट पे धुलाई का कार्यक्रम भी चल रहा है। पूरे घाट को धोया जा रहा है और यहाँ पर 7 टीमें लगी हुई हैं जो अलग अलग जगह पे नदी में सफाई कर रही है चंद्रभागा। और ये अभियान लगातार आगे भी जारी रहेगा और लोगों को भी जागरूक करा जा रहा है कि कूड़ा गाड़ी में दे, इधर उधर ना फेंके। इधर उधर फेंकने से वो अपने आसपास बीमारियों को बढ़ोतरी दे रहे हैं। अगर वो कूड़े को कूड़े गाड़ी में ही देंगे तो हमारा समाज स्वच्छ होगा, शहर स्वच्छ होगा और हम एक स्वच्छ शहर के रूप में अपने ऋषिकेश को नंबर 1 ला सकते हैं। और सबसे यही निवेदन है ऋषिकेश नगर निगम वासियों से कि अपने कूड़े को कूड़ा वाहन में दें और उसे अलग अलग करके सोर्स एग्रीगेशन के तहत दें, गीले को अलग और सूखे को अलग। लगातार नदियों में शहर में लगातार नगर आयुक्त महोदय के आदेश के क्रम में लगातार सफाई अभियान चल रहा है। आज भी हम उसके क्रम में चंद्रभागा नदी में हैं, जहां पर कई टीमों को टुकड़ों। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो का संकट अब 1 हफ्ते से भी ज्यादा समय से जारी है
और आज भी हालात काबू में नहीं है। सोमवार को पूरे देश में करीब 350 फ्लाइट रद्द करनी पड़ी, जबकि कई उड़ानें घंटों से देरी में चली। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, अहमदाबाद, हर बड़े एयरपोर्ट पर अफरा तफरी जैसा माहौल रहा। यात्री घंटों लाइन में खड़े रहे। कहीं बच्चे रोते दिखे, कहीं बुजुर्गों को बैठने की जगह तक नहीं मिली। सवाल यह है कि देश की सबसे बड़ी एयरलाइन आखिर ऐसी हालात में कैसे पहुंच गई। सरकार ने डीजीसीए के जरिए कंपनी को कड़ा अल्टीमेटम दिया है और उम्मीद जताई है कि 10 सितंबर तक हालात ठीक हो सकते हैं, लेकिन जमीन पर तस्वीरें बेहद चिंताजनक हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कहां-कहां उड़ानें रद्द हुई, यात्री किस हाल में फंसे हैं, संकट की असली वजह क्या है और इस पूरे मामले में सरकार और डीजीसीए ने कितना सख्त रुख अपनाया है। सुबह से ही दिल्ली की आईजीआई एयरपोर्ट पर लंबी कतारें लगी रही। लोग फर्श पर बैठे दिखाई दिए। कई यात्री शिकायत करते सुनाई दिए कि इंडिगो की तरफ से कोई नई जानकारी नहीं मिल रही है। 75 डिपार्चर और 59 अराइवल, कुल 134 फ्लाइट रद्द हो गई हैं। मुंबई में यात्रियों की भीड़ इतनी बढ़ गई है कि एयरपोर्ट स्टाफ को बैरिकेड लगाकर लाइनें बनानी पड़ी। बेंगलुरु में स्थिति और भी ज्यादा गंभीर हो गई है। 127 उड़ानें रद्द हो गई हैं। अहमदाबाद, विशाखापट्टनम, कोलकाता में भी उड़ानें समय पर नहीं चल सकी। सुबह 9:30 बजे तक 159 फ्लाइट कैंसिल होने की पुष्टि हो गई थी। कई शहरों में लोग रात भर एयरपोर्ट पर फंसे रहे। कई यात्रियों का कहना था कि पता नहीं आगे क्या होगा, ना खाना ना पानी, बस लाइन में खड़े हैं। देश में एयर ट्रैवल के इतिहास में इतने बड़े स्तर पर संकट पहले कभी नहीं देखा गया। इससे पहले रविवार को इंडिगो ने 650 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी थी। 2 दिन पहले ये संख्या 1000 से भी ज्यादा थी। लगातार कैंसिलेशन ने एयरपोर्ट सिस्टम को पूरी तरह से हिला कर रख दिया। कैबिन क्रू, ग्राउंड स्टाफ और सिक्योरिटी पर दबाव लगातार बढ़ रहा है। कंपनी का कहना है कि ये पूरा संकट FDTL यानी कि फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस नियम लागू होने के बाद शुरू हुआ है। इन नियमों में पायलट्स को तय आराम अवधि देना अनिवार्य है, लेकिन इंडिगो के पास पर्याप्त कॉकपिट क्रू नहीं था। जैसे जैसे पायलटों को आराम देना पड़ा, फ्लाइट की संख्या कम होती गई और देखते ही देखते ऑपरेशंस लगभग आधे से भी नीचे चले गए। ये समस्या अचानक नहीं आई, बल्कि धीरे धीरे बढ़ती रही और अब जाकर विस्फोटक रूप ले चुकी है। नागर विमानन मंत्रालय ने इंडिगो को साफ संदेश दिया, यात्री परेशान हुए तो जवाब आपको देना होगा। इसके बाद डीजीसीए ने कंपनी के सीईओ पीटर एल्बर्ट्स और जवाबदेह प्रबंधन के इसिड्रो पोर्वेरास को कारण बताओ नोटिस भेजा। उन्हें जवाब देने के लिए सोमवार शाम 6 बजे तक का समय दिया गया। सरकार ने एयरफेयर पर नियंत्रण, रिफंड तेज करने और स्थिति सामान्य करने के लिए कई कड़े आदेश दिए। यात्रियों का पैसा अटका न रहे, इसके लिए सरकार ने इंडिगो पर रिफंड तेजी से जारी करने का दबाव बनाया। कंपनी ने दावा किया है कि अब तक 610 करोड़ रुपए का रिफंड जारी कर दिया गया है और 3000 से ज्यादा यात्री इसका फायदा ले चुके हैं। लेकिन कई यात्रियों का कहना है कि ऐप और वेबसाइट पर रिफंड स्टेटस अपडेट ही नहीं हो रहा, यानी राहत की घोषणा जरूर हुई, लेकिन असर पूरी तरह जमीन पर नहीं दिख रहा। दिल्ली एयरपोर्ट ने एक विशेष एडवाइजरी जारी की है। इंडिगो की फ्लाइट्स में देरी हो सकती है। एयरपोर्ट आने से पहले स्टेटस चेक करें। जरूरत पड़े तो हेल्पलाइन डेस्क पर संपर्क करें। एयरपोर्ट टीम मेडिकल से लेकर व्हील चेयर तक सभी तरह की मदद मुहैया करा। तो ये थी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।